कशिश कैबिन में अपनी सीट पर बैठी हुई थी, रिलैक्स होकर, पेन को दोनों हाथों में लिए हुए इसे अपनी उंगलियों के बीच गोल गोल घुमा रही थी और जैसे कहीं और ही खोई हुई सी किसी ख्यालों में खोई हुई थी। वो सोच रही थी कि इस वक्त विक्रमादित्य क्या कर रहा होगा। क्या वो घर में होगा? ऑफ कोर्स वो घर में ही होगा, और कहाँ जाएगा। हम्म तो आखिर वो कब तक उसे अपने पास रखने का प्लान बना रही है? अगर सच पूछो तो कशिश को खुद इस बात का आइडिया नहीं था कि वो विक्रम को कब तक अपने पास रखने वाली है, ये सब कब तक चलने वाला है। मगर इतना पक्का तो था कि जब तक उसकी बीमारी थोड़ी ठीक नहीं हो जाती, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, तब तक विक्रमादित्य को उसे अपने पास रखना ही होगा। और अगर कभी इलाज मिला ही नहीं तो क्यों ना वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने के ख्याल ने कशिश की धड़कनों को बहुत तेज कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं था, दिखने में विक्रमादित्य का मुकाबला बिल्कुल नहीं था। न सिर्फ वो बेशुमार हैंडसम है, बल्कि उसके जैसा मस्कुलर, किसी वॉरियर योद्धा जैसा शरीर WWE के रेसलर का भी नहीं है। ही इज जस्ट अमेजिंग इन एवरी वे। वेल, टू बैड कि वो एक सर्विस बॉय है। उस पर तो अमीर से अमीर लड़की आंख बंद करके प्यार में गिर जाए। इस हैंडसम लुक और मस्कुलर बॉडी के साथ वो बहुत सारे प्रोफेशंस में जा सकता था, जैसे कोई मॉडल, एक्टर या रेसलर। फिर वो ये सब छोड़कर अब सर्विस बॉय ही क्यों है? खैर, अगर वो सर्विस बॉय ना होता तो कशिश को मिलता कैसे? एक्चुअली ही डिजर्व मोर देन इट। उसे परमानेंट बॉयफ्रेंड बनाकर रखने में वैसे कोई खराबी नहीं है। ये सोचकर कशिश के होंठ हल्के से ऊपर उठ जाते हैं। तभी वो सामने देखती है तो उसकी नजरें सोफे पर बैठे हुए समीर के ऊपर पड़ती है। नॉर्मल जींस शर्ट में समीर हाथों में लैपटॉप लिए हुए एकदम रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत ही स्पीड से चल रही थी। कानों में हेडफोन लगाए हुए थे। वो बहुत क्यूट सा लग रहा था, लेकिन वो असिस्टेंट है। लेकिन ऐसे बैठा है जैसे कि उसका छोटा भाई है। ये ऑफिस उसकी बड़ी बहन का है। पर कोई बात नहीं, कशिश ने ये चीज नोट की। ये लड़का जरूरतमंद है, लेकिन टैलेंटेड भी है। अगर इसके टैलेंट को कोई गलत रास्ता मिल जाता तो ये जरूर कुछ बहुत गलत कर सकता था। फिर ना सिर्फ खुद बल्कि देश के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत भी कर सकता था। अच्छा हुआ उसे मिल गया। अब वो उसके टैलेंट को अपने लिए यूज करेगी, उसकी कंपनी के लिए। तभी लायरा का उसे कॉल आता है। कशिश अपना कॉल उठाती है। वो लायरा का नंबर देखती है। लायरा का नंबर देखकर, उसका नाम देखकर उसे तुरंत ही ख्याल आता है। उसने अभी तक अपनी बेस्ट फ्रेंड को विक्रमादित्य के बारे में नहीं बताया था। इतने सालों में उसके फैमिली को भी नहीं पता था, जहां वो खुद अकेली इस बीमारी से घुट रही थी और सबसे वर्स्ट, किसी को बता भी नहीं सकती थी। वहां लायरा, उसकी बेस्ट फ्रेंड, हर कदम पर उसके साथ रही, उसके दर्द को अपना दर्द समझकर उसका सॉल्यूशन निकालने में उसकी मदद करती रही, उसको लेकर फिक्रमंद रही। जब वो कशिश को अपनी बीमारी का इलाज मिल गया तो वो जानती थी कि इस बात की खुशी लायरा से ज्यादा और किसी को नहीं होगी। उसे तो बताना बनता है। कशिश ने कुर्सी से पीठ लगाते हुए रिलैक्स होकर बैठते हुए कॉल रिसीव किया और कहा, हाँ लायरा, बोलो। दूसरी तरफ से लायरा की आवाज आती है, कशिश कहाँ हो तुम इस वक्त? कशिश ने जवाब दिया, ऑफिस में। क्यों? लायरा ने कहा, इट्स नथिंग, शहर में एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है, चलना चाहोगे? कशिश ने जवाब दिया, डार्लिंग तुम्हें पता है ना कि मेरी। वो इतना ही कह पाई थी कि तभी दूसरी तरफ से लायरा की आवाज आई, वो भी आ रहे हैं। कशिश अपने आईब्रोज को हल्का सा ऊपर उठा लेती है। लायरा कहती है, समांथा और नाहर। ये दोनों नाम सुनते ही अचानक कशिश के एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और कुछ सेकंड के लिए मोबाइल पर खामोश हो जाती है। समीर, जो कि सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप में पूरे तरीके से डूबा हुआ था, अचानक से उसकी नजरें ऊपर उठती हैं और पता नहीं क्यों उसे टेम्परेचर में बहुत ही गिरावट सी महसूस होती है। वो कशिश की तरफ देखता है तो उसका हार्ट बीट भी स्किप कर जाता है। कशिश के एक्सप्रेशंस कुछ अलग लग रहे थे, कुछ अजीब, बहुत ज्यादा ठंडे। उसने लायरा से कहा, ऑल राइट, हम चल रहे हैं। लायरा ने कहा, ओके। उसके बाद कॉल कट हो जाते हैं। समीर कशिश से बोला, बॉस आर यू ओके? उसे कशिश की थोड़ी चिंता थी। कशिश ने उसकी तरफ देखा और नॉर्मल आवाज में कहा, या। उसके बाद वो अपने लैपटॉप में देखने लगी। समीर ने कहा, हम कहीं चल रहे हैं? कशिश ने लैपटॉप की कीबोर्ड पर उंगलियां रखते हुए कहा, हाँ, हम एक ऑक्शन में चल रहे हैं। उसकी थोड़ी बहुत डिटेल देते हुए समीर से कहा, पता करो कि कौन से आइटम
ऑक्शंस में आज निकलने वाले हैं और उनमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम कौन सा है और वीवीआईपी सीट बुक करो। समीर ने तुरंत कहा ऑल राइट, आई एम ऑन इट। फिर वो एक बार फिर से अपने लैपटॉप में घुस जाता है। शाम के वक्त कशिश फार्म हाउस पर पहुंचती है। वो गाड़ी से निकलती है और थोड़ा तेज कदमों से अंदर आने लगती है। माना कि अभी तक रात नहीं हुई थी, मगर पता नहीं क्यों उसे जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करने के बाद विक्रम के पास आना था। वो ये बात एडमिट नहीं करना चाहती थी, लेकिन विक्रमादित्य के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसकी बॉडी को उसकी ना जाने क्यों कुछ ज्यादा ही क्रेविंग होने लगी है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपना काम फिनिश करके वापस आई थी। वो ये देखना भी चाहती थी कि विक्रमादित्य यहाँ पर कंफर्टेबल है या नहीं। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को ऐसे रखा जैसे मानो उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एकदम कोल्ड डिटैच्ड। वो बंगले के अंदर आई और उसने चारों तरफ देखा। बंगला अंदर से बिल्कुल खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो अपनी आईब्रो को हल्का सा सिकोड़ देती है। वो तुरंत सीढ़ियों से चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर के रूम में जाती है, उसका अपना रूम। वहां पर जाकर वो देखती है कि वो रूम भी खाली है और विक्रमादित्य का कहीं नामो निशान भी नहीं। ये देखते ही उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल डार्क हो जाते हैं। वो तुरंत बंगले के बाहर के गार्ड को अंदर बुलाती है। वो हॉल में आकर गार्ड के सामने आते हुए बोली, विक्रमादित्य कहाँ पर है? मैंने कहा था ना कि उसे इस बंगले से बाहर मत जाने देना। ये सुनकर गार्ड थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, मैम, लेकिन वो तो हमारे सामने बाहर नहीं गए, क्या वो यहाँ पर नहीं है? अचानक गार्ड की बात सुनकर कशिश की आईब्रो सिकुड़ गई। थोड़ी सी हैरानी, थोड़ी सी कंफ्यूजन उसके चेहरे पर नजर आने लगी। बाहर नहीं गया मतलब? अगर वो बाहर नहीं गया तो कहाँ है? गार्ड ने तुरंत कहा, अब सॉरी मैम, लेकिन हम लोग पूरे दिन से बाहर खड़े हैं, वो हमारी आंखों के सामने से गए ही नहीं। अगर वो जाने की कोशिश करते तो हम उन्हें नहीं जाने देते। हमें नहीं पता कि वो कहाँ से और कैसे चले गए। ये सुनकर तो कशिश बिल्कुल हैरान हो गई। उसने गार्ड को जाने का इशारा किया। गार्ड वहां से चला गया और वो खुद सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें अब भी हैरान थी। वो कुछ सोच रही थी। उसने हाथों के मुट्ठियों से सोफे के कवर को जोर से कस लिया। अगर वो गार्ड के सामने नहीं गया तो फिर कहां से गया? उसने उस आदमी को क्लियरली कहीं ना जाने का ऑर्डर दिया था। ये इतना रेबिलियस कैसे है? तुरंत वो घर के सीसीटीवी कैमरे की सारी फुटेज निकलवाती है और चेक करती है। फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है। विक्रमादित्य घर के आगे या पीछे वाले दरवाजे से नहीं गया था। वो छत पर गया और फिर वापस लौटकर आया ही नहीं। कशिश ने तुरंत छत पर चेक किया, मगर छत के साथ साथ पूरे बंगले के बाहर, लॉन, आगे पीछे कहीं भी विक्रमादित्य का नामो निशान तक नहीं था। आखिर ये आदमी कहाँ जा सकता है? तभी कशिश को कुछ रियलाइज हुआ। विक्रमादित्य ने उसे कॉल किया था लास्ट नाइट। हाँ, उसके पास उसका नंबर है। वो फटाफट अपना फोन निकालती है और कॉल लिस्ट चेक करती है, मगर ये देखकर हैरान हो जाती है कि लास्ट नाइट उसे कोई भी कॉल नहीं आया था। हैरान होकर वो स्क्रीन की तरफ देखकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रमादित्य ने मुझे कॉल किया था, अच्छे से याद है मुझे। मैंने बात की थी उससे, तभी तो बुलाया था उसे यहाँ पर। फिर उसका नंबर कहाँ चला गया? कहीं उसने खुद मेरे फोन से अपना नंबर डिलीट तो नहीं कर दिया? कशिश कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मोबाइल फोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। वो दांतों को बहुत ज्यादा पीसने लगी। आखिर कहाँ जा सकता है वो? और ऐसे कैसे मुझे बिना बताए जा सकता है? मैंने कहा था उसे कि कहीं पर ना जाए मेरी परमिशन के बिना। फिर क्यों? उसकी हिम्मत कैसे है मेरी बात ना मानने की? तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। कशिश ने ये फोन उठाकर देखा, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा। ये किसका नंबर है? कशिश के स्क्रीन पर बड़ा अजीब सा नंबर था, मगर फोन बार बार बज रहा था। क्या उसे उठाना चाहिए? फिर पता नहीं क्यों एक ख्याल उसके मन में आया, अगर ये विक्रमादित्य का हुआ तो? ये सोचते ही उसने ज्यादा किसी चीज के बारे में ना सोचा और तुरंत ही कॉल रिसीव कर लिया। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही दूसरी तरफ से एक भारी, कड़क लेकिन टीजिंग सी आवाज सुनाई दी। मुझे याद कर रही थी। विक्रमादित्य की भारी लेकिन नोटी आवाज सुनते ही कशिश का हार्ट बीट स्किप कर जाता है। ये आवाज इतनी ज्यादा सेक्सी है, इसे सुनते ही कशिश को अपने बॉडी में थर्राहट महसूस होने लगी। फिर उसने तुरंत अपने अंदर उठ रही इन बेचैनियों को कंट्रोल किया और हल्का सा गला साफ कर थोड़ी ठंडी आवाज में बोला, कहाँ तुम इस वक्त? दूसरी तरफ से विक्रम ने जवाब दिया, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। कशिश की आंखें सिकुड़ गई। उसके एक्सप्रेशंस पहले से ज्यादा कड़क हो गए। उसने कहा, जरूरी है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, कहा था ना तुमसे कि इस घर से बाहर जाना तुम्हें अलाउड नहीं है। दूसरी तरफ से उसे विक्रम के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, अच्छा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे कैद करके रख सकते हो? अगर ऐसा है तो करके दिखाओ।
मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। कशिश की पकड़ फोन पर और मजबूत हो गई, मगर उसने खुद को संभालते हुए स्थिर आवाज में कहा, तुम जहाँ कहीं भी हो अभी इसी वक्त वापस लौट कर आओ। विक्रम ने जवाब दिया, नहीं अभी तो नहीं आ सकता। कशिश ने इरिटेट और गुस्से में कहा, क्यों नहीं? वो हैरान थी कि इस आदमी की ऑडेसिटी पर एक 2 कौड़ी का सर्विस बॉय इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। कशिश को अपनी जिंदगी में इतना एटीट्यूड आज तक किसी ने नहीं दिखाया था। उसे इस आदमी की थोड़ी सी जरूरत क्या है? ये आदमी उसके सर पर चढ़कर नाच रहा है और लगता है कि ये कशिश को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। शायद ये भूल रहा है कि कशिश कौन है। विक्रम ने कहा, इस वक्त मैं जरा किसी जरूरी काम से गया हूँ, फिक्र मत करो, रात तक लौट आऊंगा तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए। कशिश कुछ बोलने को मुंह खोलती है, लेकिन उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। वो हैरान थी, बिल्कुल इस आदमी की इतनी हिम्मत, मेरे मुंह पर कॉल कट कर दिया। वो दोबारा विक्रम को कॉल लगाने ही वाली होती है, पर तभी उसे लायरा का कॉल आ जाता है। कशिश गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव करती है और कहती है, हाँ मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ, फिलहाल थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद कशिश कॉल कट कर देती है। वो सोफे पर टेक लगाकर बैठी रहती है और जैसे किसी गहरी सोच में डूब जाती है। कुछ करना होगा, यह आदमी इस तरह से उसके हाथों से निकल नहीं सकता और उसे इस बात का पता होना चाहिए कि उन दोनों के बीच बॉस हमेशा वही रहेगी, वो नहीं। रात के करीब 9 बजे कशिश अपने फार्म हाउस के बाहर खड़ी ब्लैक लग्जरी कार की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल में हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस था, धीमी मगर असरदार। आज उसने ब्लैक कलर की स्लीक बॉडी हॉकिंग गाउन पहना था, जिसकी कटिंग इतनी परफेक्ट थी कि उसकी फिगर हर एंगल से उभर कर सामने आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, हल्की वेव्स में कंधों पर बिखरे हुए, आंखों में स्मोकी मेकअप और होठों पर डार्क शेड। उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही किसी रॉयल क्वीन से कम नहीं लग रही थी। ड्राइवर ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और कशिश बिना किसी एक्सप्रेशंस के अंदर आ गई। कुछ ही देर बाद कार शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। दूसरी तरफ लायरा पहले से ही वेन्यू के बाहर खड़ी हुई थी। जैसे ही कशिश की कार वहां रुकी, लायरा की नजर उस पर पड़ी। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। लायरा खुद भी किसी से कम नहीं लग रही थी। उसने रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था, जिसकी फ्लोई लेयर्स हवा के साथ हल्का हल्का लहर रही थी। उसके बाल हाई पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी जो हमेशा रहती है। कार का दरवाजा खुला और कशिश बाहर उतरी। एक पल के लिए जिसे आसपास का माहौल बिल्कुल ठहर सा गया। लोगों की नजरें अनजाने में ही उनकी तरफ खिंच गई। दोनों साथ खड़ी थी, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन, जैसे आग और अंधेरा एक साथ मौजूद हो। लायरा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वाओ यू आर लुकिंग डेंजरस टुनाइट। कशिश ने बस उसकी तरफ देखा और होठों पर हल्की सी स्माइल लाई और कहा, आई ऑलवेज डू। दोनों ने एक दूसरे को साइड हक किया और फिर अंदर की तरफ बढ़ने लगे। ऑक्शन हॉल किसी 5 स्टार पैलेस से कम नहीं था। ऊंची छतों से झूलते क्रिस्टल चांदेलियर्स, गोल्डन लाइट्स और चारों तरफ महंगे सूट और गाउन पहने हुए लोग। हर चीज उस जगह की हाई प्रोफाइल क्लास को दिखा रही थी। जैसे ही कशिश और लायरा अंदर दाखिल हुए, कई नजरें उनकी तरफ मुड़ गई। कुछ लोग उन्हें पहचानते थे, कुछ सिर्फ उनकी प्रेजेंस से ही इंप्रेस हो गए थे। कोई जानता था कि कशिश सिंघानिया कौन है। सब लोग उसे यहाँ पर देखकर थोड़े नर्वस पर थोड़े एक्साइटेड भी लग रहे थे। कशिश सिंघानिया ऐसे ही ऑप्शंस में आती है और जो भी उसे पसंद आता है आंख बंद करके खरीद लेती है। उसके सामने बोली लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, क्योंकि कशिश के पास पैसों की कोई कमी नहीं। वो कितनी भी ऊंची बोली लगा सकती है, बस उसे चीज पसंद आनी चाहिए। लारा ने धीमे से कहा, समांथा और नाहर भी यहीं कहीं होंगे। कशिश की आंखें हल्की सी सिकुड़ी, मगर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आए। लेट देम बी, उसने ठंडी आवाज में कहा। लायरा ने कशिश की तरफ देखा, मगर कशिश के चेहरे पर सिवाय कोल्डनेस और बेफिक्री के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसके सामने वो 2 लोग आ जाते हैं जिनकी अभी अभी बातें हो रही थी, नाहर और समांथा। हेलो कशिश, लॉन्ग टाइम नो सी। ओके, हेलो कशिश, लॉन्ग टाइम नो सी। ये आवाज समांथा की थी। दोनों ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कशिश की तरह वो भी एक बिजनेस वुमन थी जो अपने डैड के बिजनेस को संभालती थी, लेकिन ऑफ कोर्स कशिश के सामने कुछ नहीं थी। उनका बिजनेस बेशक कशिश के बिजनेस की तरह बहुत बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे की राइवल्स थी। आज से नहीं,
कॉलेज के टाइम से थी। हालांकि कशिश को समांथा जैसी लड़की अपनी राइवलरी के लिए भी लायक नहीं लगती थी और वो कभी उस पर ध्यान भी नहीं देती थी, मगर समांथा ने कुछ ऐसा किया था जो कशिश ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। कशिश और नाहर की नजरें एक दूसरे से टकराई। कशिश की आंखें और ज्यादा ठंडी हो गई। समांथा काफी खूबसूरत लग रही थी। नाहर भी काफी हैंडसम लग रहा था। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। समांथा ने एक बहुत खूबसूरत सा गाउन पहना था। उसने अपनी बाहों को नाहर की बाहों में लपेटा हुआ था। दोनों चलकर आगे आए। समांथा बड़े प्राउड के साथ नाहर की बाहों में बाहें लपेटकर उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक एरोगेंट मेकिंग स्माइल थी, जैसे कशिश को चिढ़ा रही हो। बस एक यही चीज थी जिस पर वो प्राउड कर सकती थी, नाहर। वरना तो कशिश के आगे वो कुछ भी नहीं है। नाहर असल में वो लड़का था जो कशिश का पहला प्यार था। दोनों कॉलेज में रिलेशनशिप में भी थे, मगर वो चला नहीं। पर कशिश के दिल में नाहर के लिए फीलिंग्स जेन्युइन थी। दिन में बाकी सब ठीक रहता था, नाहर भी उसे अच्छे से ट्रीट करता था। इनफैक्ट काफी ज्यादा अच्छे से। कॉलेज के टाइम में दोनों लगभग इंस्पिरेबल थे, लेकिन रात होते ही चीजें बदल जाती थी। कशिश की वो बीमारी जो हमेशा रात को जागती थी, कशिश ने अपनी बीमारी के बारे में कभी उसे भी नहीं बताया था। जब दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते तो कशिश एग्रेसिव हो जाती, इतनी ज्यादा वायलेंट कि वो नाहर को कई बार हर्ट भी कर चुकी थी। उसकी बॉडी ने नाहर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि नाहर उसके दिल में था इसलिए वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। शुरू शुरू में नाहर ने टॉलरेट किया, मगर उसके बाद उसकी बर्दाश्त की हद पार हो गई। उसे लगा कशिश अनरीजनेबल हो रही है। उसे नहीं पता था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, लेकिन ये सब कुछ नाहर को अपने ईगो पर थप्पड़ की तरह लगता था। कशिश ने उसे समझाने की भी कोशिश की। उसे लगता था कि नाहर को सच्चाई बताने से पहले वो अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ लेगी, जो कभी नहीं हुआ, आज तक भी नहीं। धीरे धीरे नाहर का बिहेव बदलने लगा और एक दिन कशिश ने नाहर को अपनी बीमारी के बारे में बताने का डिसाइड किया और उसी दिन बदकिस्मती से उसे समांथा के साथ चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। उस दिन के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया, मगर समांथा को अपने आप पर प्राउड था। उसने नाहर को वो सब दिया जो कशिश नहीं दे पाई। वे अच्छी तरह से जानती थी कि कशिश नाहर से प्यार करती है और नाहर को उसे दूर करके उसे एक अजीब सी विक्ट्री का एहसास हुआ। बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला उसे। कशिश और नाहर उसके बाद एक दूसरे से दूर रहने लगे। उसके बाद दोनों शायद ही कभी कभी एक दूसरे के सामने आए। इस वक्त कशिश को अपनी आंखों के सामने देखकर नाहर का हार्ट बीट स्किप कर गया। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी ज्यादा कि कोई उसे देखे तो अपनी नजर उससे हटा ही ना पाए। कशिश को देखकर समांथा के बदन में जैसे सांप लौट गया। वो भी 29 ईयर्स की थी और कशिश की उम्र भी उसके बराबर थी। फिर भी उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां दिखाई देने लगी थी, जिन्हें छुपाने के लिए उसे मेकअप की लेयर्स लगानी पड़ती थी। लेकिन कशिश का चेहरा देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो अभी अभी कॉलेज में एंटर हुई है। आखिर ऐसा क्या खूबसूरती का वरदान मिला इस लड़की को? शक्ल देखकर लगता है जैसे उम्र 20-22 साल के बाद बड़ी ही नहीं। इसे देखकर कोई नहीं बोल सकता कि ये 29 की है। डैम इट, ये बदसूरत क्यों नहीं हो जाती? कॉलेज में भी सारे लड़के बस कशिश पर ही मरते थे। हर किसी को नाहर से जलन होती थी कि कशिश ने उसे चुना। लेकिन अब समंदा के पास वो था जिसके लिए कशिश कभी बहुत डेस्परेट थी, नाहर। समांथा बहुत प्राउड और एरोगेंट आवाज में बोली, कशिश, मैंने सुना है तुम आज तक सिंगल हो। कम ऑन यार, नाहर के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुए अरसा गुजर गया। क्या अब तक तुम उसको खोने के गम से बाहर नहीं निकल पाई हो? उसकी बात सुनकर लायरा की आंखें सिकुड़ जाती हैं। नाहर कशिश की तरफ देखता है। उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो इंतजार कर रहा था कि कशिश के कुछ बोलने का। क्या सच में आज भी उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है? क्या आज भी वो सिर्फ इसलिए सिंगल है क्योंकि वो नाहर को बोल नहीं पाई? नाहर डेस्परेटली उसके कुछ बोलने का वेट कर रहा था। हालांकि दोनों के बीच अब और कुछ नहीं हो सकता था, जो था वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। पर फिर भी वो जानना चाहता था कि कशिश के दिल में आखिर है क्या। कशिश ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर हल्का सा हंस दी और बोली, तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट रहता है मेरी लव लाइफ में समांथा, और मैं सिंगल हूँ या नहीं, तुम्हें इस चीज से इतनी फिक्र क्यों हो रही है? चिंता मत करो, मुझे दुनिया में कोई लड़का ना भी मिले, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरफ तो मैं पलट कर भी नहीं देखूंगी। आखिर स्टैंडर्ड भी तो कोई चीज होती है। कॉलेज के दिनों में बचपन में किसी पर भी दिला जाता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी भी लो क्लास के लड़के को मैं अपने दिल में जगह दे दूंगी। आई मीन, कशिश सिंघानिया नाम है मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है स्वीटहार्ट। कशिश ने जैसे ये शब्द कहे, नाहर की आंखें फैल गई, उसकी आंखें डार्क हो गई। क्या कशिश ने उसे सबके सामने जलील कर दिया? क्या वो कहना चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए वो लायक नहीं है, उसके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता? वैसे ये बात सच भी है, क्योंकि नाहर भी एक बिजनेसमैन है और समांथा भी अपने डैड के बिजनेस को हैंडल करती है, मगर दोनों मिलकर भी कशिश की बराबरी नहीं कर सकते। सिंघानिया बिजनेस पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत फेमस है। समांथा की आंखें भी डार्क हो गई।
फिर तिरछा सा मुस्कुराकर उसने कहा, कम ऑन कशिश, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ये सब अपने मन की तसल्ली के लिए बोल रहे हो, वरना तुम नाहर के पीछे कितनी पागल थी ये तो पूरा कॉलेज जानता था। खैर, कभी कभी हमारे पास सब कुछ होकर भी अपने प्यार को हासिल नहीं कर सकते। वो क्या है ना, प्यार पैसों से नहीं खरीदा जाता। बाय द वे, नेक्स्ट मंथ मेरी और नाहर की एंगेजमेंट पार्टी है, आना जरूर। हाँ, कशिश ने जवाब दिया। आई एम सो सॉरी समांथा, मेरा अगले महीने पूरा बुक है। मेरी कुछ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स हैं और मुझे कुछ $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करने हैं। मेरा एक दिन की कीमत तुम्हारी और तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड की टोटल नेटवर्थ से कहीं ज्यादा है। एक्सक्यूज मी। ये बोलकर लायरा और वो दोनों आगे बढ़ी और अपनी वीवीआईपी टिकट सीट्स की तरफ जाने लगी। समांथा अपने दांत किटकिटाने लगी। उसे इस लड़की से बहुत नफरत थी। फिर उसने नाहर से कहा, चलो बेबी, ऑप्शन शुरू होने वाला है। नाहर ने हल्का सा सिर हिलाया और उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं अपनी सीट की तरफ। कशिश और लायरा आगे बढ़ रही थी। लायरा ने कहा, तुम्हें देखते ही वो बस तुम्हें जलील करने का मौका ढूंढती है। मेक श्योर आज वो लोग यहाँ से एक तिनका भी ना खरीद पाए। कशिश हल्का सा हंसी और बोली, पहले मैं तो अपनी शॉपिंग कर लूं। ओके, पहले मैं तो अपनी शॉपिंग कर लूं। जो चीज मुझे मुझे पसंद नहीं आएगी और या बेकार लगेगी वो उनके लिए छोड़ देंगे। हाँ हाँ, ये भी सही है। वो तुम्हारा लेफ्ट ओवर ही डिजर्व करती है। वो दोनों अपनी सीट के पास पहुंचते हैं। उनके लिए रिजर्व की गई सीट सामने की लाइन में थी, जहाँ से पूरा स्टेज साफ नजर आ रहा था। समीर पहले से वहां मौजूद था। जैसे उसने कशिश को देखा वो तुरंत खड़ा हो गया। बॉस, एवरीथिंग इज सेट, उसने कहा। कशिश ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठ गई। लहरा भी उसके बगल में बैठ गई। समीर ने धीमे से फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। आज के टॉप आइटम्स की डिटेल्स हैं। सबसे एक्सपेंसिव आइटम ये रहा। कशिश ने फाइल पर नजर डाली। उसकी आंखों में हल्की सी इंटरेस्ट की चमक आई, मगर उतनी ही जल्दी वो फिर नॉर्मल हो गई। उसने फाइल बंद कर दी। उसका ध्यान कहीं और था। बार बार विक्रमादित्य का ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था। उसकी वो नोटी कड़क आवाज, रात को लौटाऊंगा तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए। उसके हाथ अनजाने में ही कुर्सी के हैंडल पर कस गए। नायरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, व्हाट्स ऑन योर माइंड? कशिश ने तुरंत खुद को संभाला और कहा, नथिंग। उसी वक्त हॉल की सारी लाइट्स डिम हो गई। स्टेज पर स्पॉटलाइट जली और एक एलिगेंट होस्ट माइक के साथ सामने आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द ग्रैंड ऑक्शन नाइट। पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज उठी। कशिश ने अपनी नजरें स्टेज पर टिका दी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। आज तो कुछ नहीं छोड़ने वाले, और ये महंगा वाला आइटम तो बिल्कुल नहीं। ये विक्रमादित्य के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।